नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी अड्डा 2.8 में। तो अब तक जो हम लोगों ने फैक्ट किया वो प्राचीन भारत से था, ठीक है। और प्राचीन भारत के जितने भी फैक्ट्स हैं हम लोगों ने अच्छे से उसको कंप्लीट किया। अब जो हम करेंगे वो मध्यकालीन भारत के फैक्ट होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत। अब मध्यकालीन भारत से रिलेटेड फैक्ट करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ जिससे अच्छे से दिखे और बढ़िया से हम लोग कर पाए, ठीक है, इसे देख पाए और कर पाए। तो चलिए देखते हैं पहला हमारा क्या रहेगा। पूर्व मध्यकाल उत्तर भारत से रिलेटेड फैक्ट जो है उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला फैक्ट क्या है। मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा। मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से मुक्त रखा। पूरी तरीके से किसे मुक्त रखा था। ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को जजिया कर नहीं देना होता था, ठीक है। इसके आगे किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्नि कुंड में 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य या सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। इतना बड़ा फैक्ट है और इसका जो आंसर है वो है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ में यह उल्लेख है, जितना ये है यहाँ से यहाँ तक का, ये किस ग्रंथ में। पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ में उल्लेख है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। दिल्ली का यानी दिल्ली नगर की स्थापना की थी। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी। दिल्ली का यानी तोमरों ने। किसने की थी। तोमरों ने। उसके आगे उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। तो वो कौन थे। राणा कुंभा। राणा कुंभा जो है वो विजय स्तंभ का निर्माण करवाए थे, ठीक है। इसके आगे ये क्या हो रहा है। हाँ अब ठीक है। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। भारत पर पहली बार किसने आक्रमण किया था। वो किए थे अरब ने। अरब ने भारत पर पहली बार आक्रमण किए थे, ठीक है। इसके आगे पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा था, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि चंद्रवरदाई ने क्या लिखा था, वो था पृथ्वीराज रासो, ठीक है। इसके आगे विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। विजय स्तंभ जो है वो कहाँ स्थित है। वो चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है। चित्तौड़गढ़ में। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी तो वो किसने डाली थी। ययाति केसरी ने। कौन। ययाति केसरी ने, ठीक है। सोमनाथ मंदिर पर 10,025 ईसा में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईसा में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। तो वो थे भीमदेव फर्स्ट। कौन थे। भीमदेव फर्स्ट। इसके आगे हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी। तो वो लिखे थे विज्ञानेश्वर। किसने। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखी थी। इसके आगे किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। तो वो है हरिकेली। हरिकेली का नाटक का कुछ अंश जो है वो 2.5 दिन की झोपड़ी की मस्जिद की दीवार पर अंकित है, ठीक है। इसके आगे रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम था। तो रानी पद्मिनी के पति का नाम जो था वो राणा रतन सिंह था, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसके आगे देख लेते हैं भैया। ये ज्यादा जूम हो रहा है।
अब ठीक है, हो जाता है। अब देखते हैं, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? धर्मपाल। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे भी पूछ ले, धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो वो विक्रमशिला। ठीक है, विक्रमशिला जो शिक्षा केंद्र था वो धर्मपाल ने संस्थापित किया था। ठीक है, इसके आगे पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। ठीक है, पाल से गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी, पाल वंश की राजधानी क्या थी? मुदगिरी या मुंगेर। ठीक है, मुदगिरी या मुंगेर। तो क्वेश्चन ऑप्शन में कोई भी दे सकता है, मुदगिरी या मुंगेर, तो दोनों याद रखिएगा। इसके आगे राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो था वो दंतेदुर्ग या दंतीवर्मन सेकंड। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो वो है कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव के अंदर एक नंदी की बहुत बड़ी मूर्ति है। ठीक है, इसके आगे है, किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो वो है लक्ष्मण सेन को। किसको है? लक्ष्मण सेन को। ठीक है, इसके आगे, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो वो करते थे लक्ष्मण सेन के। ठीक है, इसके आगे, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो वो थे धर्मपाल ने। धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो वो है नागर शैली। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, शैली अक्सर पूछ ली जाती है एग्जाम्स में। चलिए इसके आगे देखते हैं, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। मोहम्मद बिन तुगलक ये जो था प्रथम आक्रमणकारी था। इसके आगे, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है। अजय पाल संस्थापक थे। अजय पाल किसके संस्थापक थे? वो थे अजमेर के। अजमेर के संस्थापक अजय पाल थे। इसके आगे, वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? तो वो था भीम सेकंड। भीम सेकंड ने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। ठीक है, किस शासक ने कालिंजर के अजय है, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? तो वो है धंगदेव। कौन है? धंगदेव। इसके आगे, वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो वो कौन है? त्रैकूटक संवत। ठीक है, इसके आगे, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो वो था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। चंदावर का युद्ध जो है वो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। और चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। ठीक है, इसके आगे, नैषेध चरित्र व
खंडन खंड खाद की रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राज कवि थे? तो किस शासक के थे? राज जयचंद के। ठीक है, जयचंद के राज कवि श्री हर्ष थे। और उन्होंने क्या क्या लिखा था? निषेध चरित्र व खंडन खंड खाद, ये दो जो है वो हर्ष चरित्र के द्वारा रचित है। ठीक है, इसके आगे लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो वो है भुवनेश्वर में। कहाँ है लिंगराज मंदिर? भुवनेश्वर में। ठीक है, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापथ स्वामिनी कहा? तो किसने कहा था? धर्मपाल को कहा था। ठीक है, उत्तरापथ स्वामिनी। इसके आगे 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? तो वो था पाल साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था सुलेमान ने। ठीक है, इसके आगे सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। ठीक है, इसके आगे किस विदेशी यात्री ने गुजर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? तो किस विदेशी शासक ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर और इस वंश के शासकों को बौरा कहा? तो वो था अलमसूदी ने अलमसूदी ने वो प्रतिहार वंश को, गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर और बौरा कहकर पुकारा था। ठीक है, वंश शासकों को क्या कहा था? बौरा, और वंश को अलगुजर। इसके आगे जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है कहाँ से? दिलवाड़ा में हमें मिलता है कि जैन वास्तुकला का प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक, इसके आगे कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? ओसनम स्मृति में। कहाँ मिलता है? ओसनम स्मृति में। इसके आगे राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, तो कहाँ थी? मालखंड या मान्यखेत। राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी? मालखंड या मान्यखेत। ठीक है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? वो है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, इसके आगे ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। किससे था? जावा सुमात्रा से। ठीक है, जावा और सुमात्रा से था। ठीक है, पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी तो वो थी उत्तर बंगाल में। कहाँ अवस्थित थी? उत्तर बंगाल में। ठीक है, जोजाक भुक्ति प्राचीन नाम था तो वो था बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जोजाक भुक्ति। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा ज्ञान देखते हैं। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पौत्र जयसिंह या जेजाक के नाम पर यह प्रदेश जोजाक भुक्ति कहलाया। ठीक है, जेजा के नाम पर जोजाक भुक्ति कहलाया। इसके आगे देखते हैं, महोदया किसका पुराना नाम है? महोदया किसका पुराना नाम है? तो वो है कन्नौज राजा भोज का। किसका? कन्नौज राजा भोज का। इसके आगे महानतम प्रतिहार राजा था, वो था मिहिर भोज जो था वो प्रतिहार वंश का राजा था। ठीक है, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित था? तो वो था महेंद्रपाल फर्स्ट से। ठीक है, इसके आगे महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? वो करते थे कुमारपाल की सभा में रहते थे। ठीक है, अब तक तो हम लोगों ने उत्तर भारत से रिलेटेड फैक्ट देखा। अब क्या देखेंगे? दक्षिण भारत से रिलेटेड फैक्ट को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
बदामी में दुर्ग का निर्माण कराने वाले तथा बदामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? बदामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बदामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो वो है पुलकेशिन फर्स्ट। किसे है? पुलकेशिन फर्स्ट को है। ठीक है। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका? तो वो थे पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड ने रोका था। इसके आगे, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन सेकंड की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा यानी वातापी का विजेता, वातापी कोंडा क्या कहलाता है, क्या कहते हैं उसको, वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? तो वो थे नरसिंह वर्मन फर्स्ट या मामल। कौन थे? नरसिंह वर्मन फर्स्ट या मामल। ठीक है। तो नरसिंह वर्मन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वातापी कोंडा। ठीक है, वातापी का विजेता। और किस युद्ध के दौरान? चालुक्य और पल्लव के जब युद्ध हो रहा था तो उसके दौरान इन्होंने जब पुलकेशिन सेकंड की हत्या की थी तो उनको ये उपाधि मिली थी। ठीक है। इसके आगे, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांडे को हराकर जिस कारण से उसे तीनों समुद्रों यानी बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा जाता है? तो वो कौन थे? विक्रमादित्य फर्स्ट। ठीक है। विक्रमादित्य फर्स्ट को तीनों समुद्रों का स्वामी भी कहा जाता है। ठीक है। इसके आगे, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था तो वो कौन था? राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट जो था श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक था चोल वंश का। ठीक है। इसके आगे देखते हैं, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ का मंदिर का निर्माण कराया था? तो वो किसने कराया था कैलाशनाथ मंदिर का? राष्ट्रकूट ने। ठीक है, राष्ट्रकूटों ने निर्माण करवाया था। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? किसने करवाया था? राजराजा फर्स्ट ने। किसने करवाया था? राजराजा फर्स्ट ने। ठीक है। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था तो वो था पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड जो था वो चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो कौन सी राजधानी थी चोल राजाओं की? तंजौर। तंजौर जो था वो चोल राजाओं की राजधानी थी। ठीक है। इसके आगे देखते हैं, हाँ, कहाँ से स्टार्ट है भैया? हाँ, यहाँ से। चलिए अब देखते हैं, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी मदुरई। कहाँ थी? मदुरई। ठीक है। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था दंती दुर्ग। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण जो है वो चालुक्य ने किया था। किसने किया था? चालुक्य ने। ठीक है। पल्लवों के एकास्मीय रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम में। ठीक है। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? होयसल की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। ठीक है, द्वार समुद्र। महाबलीपुरम में जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों को रुचि को दर्शाता है? तो वो है पल्लवों। पल्लवों के जो कला में रुचि थी उसको दर्शाता है। ठीक है, महाबलीपुरम। इसके आगे देखते हैं, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी देवगिरी। देवगिरी यादव सम्राटों की राजधानी थी। ठीक है। इसके आगे, चोल राजाओं ने
किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? भारतीय वह कौन था प्रथम भारतीय? तो वो थे राजराजा फर्स्ट। ठीक है, इसके आगे, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो वो थी चोल के पास। चोल के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। ठीक है, इसके आगे, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसे भारतनाट्यम शिल्प कला है वह कहाँ स्थित है? तो वह है चिदम्बरम। चिदम्बरम में भगवान नटराज की प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, इसके आगे, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो वो था तैलब सेकंड के द्वारा। ठीक है, तैलब सेकंड के द्वारा किया गया था। इसके आगे, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। तो वो है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो वो कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। किसने कराया था? कृष्ण फर्स्ट ने। ठीक है, इसके आगे, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? तो किसने किया था? अघोषवर्ष ने। किसने किया था? अघोषवर्ष ने किया था। ठीक है, तो इसके आगे, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो वो माना जाता है राष्ट्रकूट के। ठीक है, इसके आगे, मंदिर स्थापत्य कला में द्राविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? तो वो जो हुआ था वो हुआ था पल्लव। किसके हुआ था? पल्लव के। ठीक है, अरे सॉरी यार, कैसे घूम गया ये। चलिए देखते हैं, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो विक्रमादित्य फोर्थ ने। ठीक है, विक्रमादित्य फोर्थ ने किया था। इसके आगे देखते हैं, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो वो राजेंद्र फर्स्ट के समय में हुआ था। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? राजेंद्र फर्स्ट के समय में। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो वो था महिपाल फर्स्ट। कौन था? महिपाल फर्स्ट था। ठीक है, उसके आगे, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया था? तो वो था कुलोतुंग फर्स्ट ने। किसने? कुलोतुंग फर्स्ट ने। सॉरी, कुलोतुंग है, कुलोतुंग फर्स्ट ने। ठीक है, इसके आगे, चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो वो था विजयालय। विजयालय ने चोल राज्य की राजधानी तंजौर बनाई थी। ठीक है, इसके आगे, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयालय। कौन था? विजयालय चोल साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, इसके आगे, महाभारत का भारत वेड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? तो वो थे पुरेंद्रदेव नार ने। किसने? पुरेंद्रदेव नार ने। ठीक है, इसके आगे, पल्लवों की राजभाषा थी। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। इसके आगे, चोल काल में सोने का सिक्का कहलाता था। चोल काल में सोने का सिक्का क्या कहलाता था? कुलंजू। क्या कहलाता था? कुलंजू कहलाता था। इसके आगे, एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया था? एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया था? 700 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। ठीक है,
एलोरा की गुफा में एलोरा का जो गुफा है उसमें कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं। इसके आगे, 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, किस गुफा में है? तो है एलिफेंटा। एलिफेंटा की गुफा में ये 3 मुख वाली यानी त्रिमूर्ति है। ठीक है, इसके आगे होयसल स्मारक पाए जाते हैं। होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो वो है हेलीवीड और बेलूर में। कहाँ है? हेलीवीड बेलूर में। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक व वैवाहिक संबंध स्थापित किए? चोल द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? वो थे वेगी के चालुक्य। कौन थे? वेगी के चालुक्य। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे जो है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच।